हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू डी यू सॉल्व विद अमित। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्त राजवंश। ठीक है। जो कि जितने भी बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं, चाहे वो डी यू के बच्चे हों चाहे इग्नू के बच्चे हों, वो उनके उनके लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटेटिव के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गुप्त साम्राज्य की नींव जो है वो किसने रखी थी? श्री गुप्त ने चौथी शताब्दी में रखी। उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए, लेकिन असली शक्ति चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में देखने को मिली। कुल मिलाकर इतिहासकार मानते हैं कि जो गुप्त वंश है, जो कहीं ना कहीं कुषाण वंश के जो है वो एक तरह से सामंत थे। हमने देखा हुआ है कि हमने हिस्ट्री जब पढ़ी हुई है तो हमने ये देखा है कि जो मौर्य वंश था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो मौर्य वंश के बाद अगर कोई वंश पावरफुल हुई है तो वो है गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश सबसे ज्यादा पावरफुल रही है। क्यों? क्योंकि एक योग्य राजा के वजह से किसी भी डायनेस्टी काफी ज्यादा पावरफुल होने लगती है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई राजा योग्य होगा तो सिंपल सी बात है यार, उसकी उसका जो वंश है वो भी ज्यादा खतरनाक होगा कहीं ना कहीं से। चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। एक बार रुक जाओ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा जो गुप्त साम्राज्य है, एक बार आपको मैं मैप दिखाना चाहूंगा। जो ये मैप देख रहे हो आप, तो ये पूरी तरह से गुप्त एम्पायर है पूरा। ये देखो हमारे इंडिया के मैप में पहले के टाइम में, कब की बात है? 319, मतलब चौथी शताब्दी की बात है। जब श्री गुप्त जब आए, जिन्होंने इस सब गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, तो उस समय सिर्फ बिहार तक राज्य तक ही सीमित था। तो मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ इतना यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो ये हमारे, तो यहाँ पर जो बिहार है इतने तक ही सीमित था। जो गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया, उसको उसका विस्तार किया। तो विस्तार करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो ये बात आप याद रख लेना। श्रीगुप्त सिर्फ और सिर्फ इसके स्थापना करता थे, और एक छोटे राज्य स्तर पे थे जो कि पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। धीरे धीरे ये जो साम्राज्य है, धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया। जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्होंने लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी कुमार देवी से उनका जब विवाह हुआ, तो एक तरह से एक तो राजनीतिक संबंध बना लिया, विवाह संबंध बना लिया, जिससे और भी ज्यादा ये मजबूत हो गए। अब जैसे लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी कुमार देवी थी, उनसे विवाह किया, तो जो लिच्छवी वंश के जितने भी थे वो भी सब इसमें मिल गए, जिससे उनकी राजनीति की स्थिति और मजबूत हो गई। या तो युद्ध करके उसको, उस डायनेस्टी को अपने में मिला लिया, या तो फिर विवाह का संबंध बना लिया, जिससे वो डायनेस्टी आपस में मिल जाती थी। तो एक तरह से शक्तिशाली बनने का ये भी एक कारक हो सकता है। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों से पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल है इस गुप्त वंश में तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियान से, उनकी सेना बहुत ज्यादा पावरफुल थी भैया, वो भारत को, पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। देखो ये पूरा गुप्ता डायनेस्टी है, कैसे कितना बड़ा है। तो वो अकेले के दम पर इतना सारा कुछ कर दिया। दक्षिण भारत में भी अपनी शक्ति का प्रभाव डाला। वो साउथ इंडिया में भी, हमें दक्षिण भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। उनके उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका भी काफी ज्यादा फेम था, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। उनके टाइम में कला, संस्कृति और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। याद रख लेना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे उनका जो साम्राज्य है, कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, इन सबका ये बहुत विकास हुआ उस समय। जैसे कि आर्यभट्ट जिन्होंने जूरे का आविष्कार किया, उसी के ये गुप्त वंश के ही समकालीन थे। ये बात याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने तीसरी शताब्दी के अंत में की थी। यह एक छोटा साम्राज्य था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी इसे एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये छोटा साम्राज्य था। धीरे धीरे जब योग्य राजा आने लगता है, तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को एक तरह से एक्सपैंड करता है, एक तरह से विस्तारवादी नीति अपनाता है, युद्ध करके, चाहे वो विवाह करके, अदर राज्यों से संबंध बनाकर। ठीक है। इस वंश ने लगभग 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इस दौरान कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रशासन में अद्भुत उन्नति हुई। ये बात याद रख लेना।
इनका एक तो आप डेट याद कर सकते हैं कि 319 से लेकर 550 ईस्वी तक भारत पर ये इनका गुप्त डायनेस्टी रही। अब आगे बढ़ते हम गुप्त राजवंश के इतिहास के साधन। अगर आपको गुप्त राजवंश के इतिहास के साधन क्या कहते हैं जिससे आपको गुप्त राजवंश के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक पुरातत्वीय दोनों ही प्रमाणों में हमें ज्ञात कराता है। जैसे कि साहित्य साधनों में पुराण सबसे ऊपर है। पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड, तीनों पुराणों में हम गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। अगर आपको गुप्त की डायनेस्टी गुप्त वंश की जानकारी चाहिए तो ये विष्णु पुराण, वायु पुराण में मिल जाएगा। देखते हैं इनमें हमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त जो है उनका जो कृत है, ठीक है, तो ये कौन है? देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद उसका नाटक से गुप्त वंशो नरेश रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय के बारे में कुछ सूचना मिलती है। तो जो विशाखदत्त के जो कृत है, मतलब इनकी जो एक तरह से मान के चलो रचना है, इनमें जो है वो एक नरेश है गुप्त वंश के, रामगुप्त, याद रखना, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके बारे में हमें पता चलता है। उस समय अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते थे, याद रख लेना। कालिदास भी थे उस समय। उनकी ऐसी अनेकानेक रचनाएं से गुप्त युगीन समाज साथ ही संस्कृति पर सुंदर तरह का प्रकाश पड़ता है। तो उनके रचनाओं ने उनके समाज पर एक अलग ही प्रभाव डाला। शूद्रकृत मृच्छकटिक और वासयान के कामसूत्र। तो सबसे पहले उस समय जो से शूद्रकृत के जो है जो कि मृच्छकटिक है, इनके द्वारा लिखित है। वासयान के कामसूत्र से भी गुप्तकालीन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो वात्सायन है, उनके जो कामसूत्र है, उनकी जो रचना जो कामसूत्र है, कहीं ना कहीं हमें गुप्त कालीन के शासन के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी मिलती है। साथ ही नगर जीवन के विषय में रोचक के बारे में सामग्री मिलती है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के बारे में विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। जो विदेशी यात्री आते हैं, जैसे फैयान, हिमसेंग, बहुत सारे ऐसे यात्री आए जो कि गुप्त के बारे में बताते हैं। तो फैयान उन्हीं में से एक था। नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वो एक चीनी यात्री था। और फैयान जो गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही वो भारत आए थे, ये बात याद रख लेना आप। ठीक है, कब आए थे फैयान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ही वो आए थे। उन्होंने भी काफी ज्यादा इस प्रशंसा की, ठीक है ना। तो गुप्त डायनेस्टी की एक बार आगे देख लेते हैं। उसने ही मध्य प्रदेश की प्रजा का वर्णन किया। 7वीं शती के अंत चीनी यात्री हिमसेंग विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय के बारे में हमें काफी सूचना मिलती है। जो चीनी यात्री हिमसेंग आए थे, उनके बारे में भी, हिमसेंग के बारे में विवरण से भी उनके हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उसने कुमारगुप्त प्रथम, शक्रादित्य, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि बहुत सारे गुप्त शासकों का उल्लेख है। साथ ही उसके बारे में विवरण में से हमें ये पता चलता है कि कुमारगुप्त ने ही उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। तो हमें ये भी पता चला नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त ने। ये सारे पॉइंट सब आप याद रख सकते हैं। उसके बाद वो बालादित्य को हूण नरेश मेहिर कुल का विजेता बताता है। उसने पहचान नरसिंह गुप्त बालादित्य से करवाई जाती है। साहित्यिक साक्ष्यों के पुरातत्व प्रमाणों से भी हमें गुप्त राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पर्याप्त सहायता मिलती है। कुल मिलाकर अगर आप ये सब पढ़ते हैं, इनके जो साहित्यिक स्रोत है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से इनके विवरण, इनके रचनाएं, इनके जितने भी रचनाएं हैं, उन सबसे आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये सब प्रमाणों से। अब हम बढ़ते हैं गुप्त राजवंश के 3 प्रमुख साहित्यिक साक्ष्य, जो कि अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेख से पढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन अभिलेख में सबसे पहले उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में भी किया जा सकता है। यह एक प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय, ये सब व्यक्तिगत पर विशद प्रकाश पड़ता है। तो समुद्रगुप्त के समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे गुप्त डायनेस्टी। तो अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में भी हमें पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति का। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से मीला गुहा लेख से उसकी दिग्विजय के बारे में सूचना मिलती है। तो यहाँ पर एक गुहा अभिलेख है, मीला गुहा अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से मिला अभिलेख के बारे में, दिग्विजय के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय कुमारगुप्त प्रथम के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं। उत्तरी बंगाल में भी इसके लेख मिलते हैं। इस बात पर सूचक कराते हैं इस समय तक
संपूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकारों में आ गया था। मतलब उस समय स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ के ह्यूण आक्रमण के बारे में सूचना मिलती है। उस समय जब स्कंदगुप्त के समय, याद रख लेना, आक्रमण मध्य एशिया से लोग आए, मध्य एशिया से जो ह्यूण लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त ने उनको मार के भगा दिया। भैया बहुत ही पावरफुल थे स्कंदगुप्त भी। ठीक है, लड़ाइयाँ हुई, उसमें बहुत ज्यादा धन भी गया, लेकिन हाँ, वो यहाँ इंडिया में, भारत में उनको आने नहीं थे। वो नॉर्थ तक ही सीमित रह गए, या फिर उनको खदेड़ के उनको मध्य एशिया भगाया स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल शासक रहे गुप्त वंश में। मैं इसी सम्राट जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख में हमें इसके बारे में ये पता चलता है। तो ये जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता चलता है। उसके बाद तो उसके इतिहास में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का भी पुनर्निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का भी स्कंदगुप्त के टाइम में ये सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के अभिलेख व दान पत्र मिले हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है। इन सभी अभिलेखों के भाषा विशुद्ध संस्कृत में दी गई। तो इनकी जो भाषा थी, कौन थी? विशुद्ध, एकदम संस्कृत में दी गई थी, विशुद्ध प्रकार की संस्कृत, तथा इनमें दी गई तिथियां गुप्त संवत थी। जो कि तिथियां थी गुप्त संवत की तरह चलता था। इतिहास के साथ साहित्य की दृष्टि में से भी गुप्त अभिलेखों का विशेष महत्व होता है। इसे संस्कृत भाषा और साहित्य के पर्याप्त विकसित होने के बारे में प्रमाण मिलता है। हरिसेन के द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्ति से तो वस्तुतः एक प्रकार का चरित्र काव्य ही है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है गुप्त वंश के बारे में। अब हम बात करते हैं सिक्के की। तो सिक्के देखो, गुप्त वंश में इस टाइप के सिक्के चला करते थे। आगे गुप्त वंश राजाओं के अनेक प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, स्वर्ण, रजत और तांबे। तो स्वर्ण को तो आपको पता ही है, गुप्त वंश में दिनार बोला जाता था। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, पहली बात तो ये आप याद रखें। रजत सिक्कों को रूपक, रजत सिक्कों को, देखो, स्वर्ण को क्या बोला जाता था? स्वर्ण सिक्कों को दिनार बोला जाता था। उसके बाद रजत को क्या बोला जाता था? रूपक या फिर रप्यक। तथा ताम्र सिक्के को ये लोग बोलते थे माशक। तो ये बात आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें राजस्थान प्रांत के बयान से प्राप्त मिलता है। तो गुप्तकालीन के स्वर्ण के सिक्के का सबसे बड़ा ढेर जो है हमें कहाँ से मिलता है? राजस्थान के प्रांत के बयान से प्राप्त होता है। तो गुप्तकाल भैया बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए तो इसको बोलते थे स्वर्ण युगीन काल। ठीक है, गोल्डन पीरियड था गुप्त काल का। इस इससे इस बारे में स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राज्य कन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के उसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना हुई। तो देखो, सिक्कों से हमें ये भी पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से उसकी पश्चिमी भारत शक प्रदेश के विजय के बारे में भी पता चलता है कि भैया शक प्रदेश से जब जीते थे, तो उनके बारे में भी पता चलता है। मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख हो गया, भिलसा अभिलेख से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं, जिनमें हमें ये रामगुप्त, ये भी गुप्त वंश के राजा थे, बहुत ही अयोग्य राजा थे, ये समझो आप। इनको आई थिंक इन्होंने मरवाया था, शायद स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त ने मरवाया था इनको, रामगुप्त को, क्योंकि अयोग्य थे ना। इनके टाइम में ना जो गुप्त डायनेस्टी धीरे धीरे लो चली जा रही थी रामगुप्त के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि इसकी उसकी ऐतिहासिक का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त है। कभी कभी सिक्कों के अध्ययन में हमें उनके काल के बारे में राजनीतिक व आर्थिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल, अगर आपको सिक्के मिलेंगे जिस काल में, तो आप समझोगे कि ये जो है इस समय का जो पीरियड सबसे ज्यादा ऊपर रहा होगा। जैसे कि सोने के सिक्के मिले तो आप समझ जाना कि भैया उस समय बहुत बढ़िया रहा होगा। अगर तांबे के मिले तो समझ जाना थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा लो चलता होगा। जैसे कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी के सिक्कों से पत्रोन्मुख आर्थिक दशा के बारे में आभास मिलता है। इनमें मिलावट की मात्रा अधिक थी, याद रख लेना, मिलावट की मात्रा क्या थी? अधिक। गुप्त काल की विशेषताएं पढ़ते हैं। गुप्त काल की भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान विज्ञान, कला, साहित्य और गणित प्रशासन का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। गुप्त काल की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। गुप्त काल में कला और साहित्य को अधिक बल मिला, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें कालिदास जैसे महान कवि, उसमें कालिदास, आर्यभट्ट, इसी काल में संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। इसी काल में अजंता एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र और मूर्ति कला जैसे निर्माण हुआ। तो याद रख लेना,
एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा। विज्ञान और गणित क्षेत्र में भी इसी काल में आर्यभट्ट ने शून्य जीरो दशमलव पद्धति की खोज की, तो याद रखना इसी काल में भी, ऐसे ही थोड़ा बोलते भैया इसको, युगीन काल। साथ ही वारामिहिर ने खगोल शास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इसी काल में, देखो वारामिहिर के खगोल शास्त्र वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी काल में आया था भैया। गुप्त काल में शासन प्रणाली के तहत केंद्रीय शासन, गुप्त काल में शासन प्रणाली के तहत केंद्रीय शासन भी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता, भूमि कर, व्यापार कर व्यवस्था पर भी अधिक बल दिया जाता था। उनका जो भैया राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती थी, केंद्रीय शासन थी, बिल्कुल थी भैया, राजा महत्वपूर्ण था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता भी थी। भैया भूमि कर भी था, भूमि कर भी था, उसके बाद ट्रेड टैक्स भी था, व्यापार कर भी थे, व्यवस्था पर भी बहुत अधिक बल दिया। भाई अगर इन सब चीजों पर बल दिया तो इसका मतलब जभी तो ये डायनेस्टी बहुत अच्छे से चल पा रही है। इसी कालखंड में हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण किया, हिंदू धर्म को बचाया, साथ में और भी कई सारी धर्में थी जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको भी संरक्षण का पूरी तरह से मिला। इसी शासन काल में मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई, तो ये बात याद रख लेना, इसी काल में ही मंदिर के निर्माण की परंपरा शुरू हुई। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी, तो गुप्त वंश की राजधानी थी दोस्त पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में जो कि बिहार राज्य की राजधानी है और इसे पटना के नाम से हम जानते हैं। प्राचीन काल में पटना भारत का एक सबसे बड़ा महानगर था, जो कि महाजनपद, पहले 16 महाजनपदों में एक था। मगध जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, क्योंकि भैया वहां पर है उपजाऊ मैदान, जिस वजह से वहां पर वो समाज फला फूला, सबसे ज्यादा ताकतवर बना, तब बिहार राज्य को मगध के नाम से जाना जाता था पहले के टाइम में। आगे बढ़ते हैं और गुप्त वंश के प्रमुख जो राजा थे उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो श्रीगुप्त, गुप्त वंश के पहले राजा का नाम श्रीगुप्त बताया गया। श्रीगुप्त वंश जो है वो उसके संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक ही श्रीगुप्त थे, प्रथम, और ये प्रथम राजा भी थे। उन्होंने लगभग 240 से 280 ईस्वी के दौरान शासन किया, मतलब 240 से 80 मतलब 40 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। हालांकि उनके बारे में ऐतिहासिक स्रोत सीमित है, मतलब उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं इतिहासकारों के पास, लेकिन विद्वानों का मानना है कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। मतलब ये पता है कि भैया इन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी है, जो बाद में भारत के इतिहास को स्वर्ण युग कहलाया। श्रीगुप्त का साम्राज्य गंगा घाटी, वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कुछ हिस्सों तक सीमित था। उन्होंने अपने शासनकाल में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे आगे चलकर गुप्त वंश का विस्तार संभव हो सका। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, तो ये बात भी आप याद रख लेना, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण करी थी, दर्शाता है वो अपने समय में एक स्वतंत्र राजा थे। कुछ इतिहासकारों को मत है कि उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए लिच्छवी गणराज्य से मित्रता स्थापित की, तो अपनी राजनीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या तो लोग मित्र बनवाता है या तो फिर उससे एक वैवाहिक संबंध रखते हैं। चलिए अगला जो है वो उनके श्रीगुप्त के जो पुत्र हैं घटोत्कच, घटोत्कच के बाद उनके पुत्र श्रीगुप्त शासक बने। बता दें कि घटोत्कच गुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे। उन्होंने अपने पिता श्रीगुप्त के बाद शासन संभाला। हालांकि उनके शासनकाल के बारे में बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध है, फिर भी गुप्त साम्राज्य की नींव का मजबूत करने में सफल रहे। घटोत्कच गुप्त ने लगभग 280 से 319 ईस्वी के बीच शासन किया। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली बनने लगा और प्रशासनिक स्थिरता प्राप्त हुई। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन संभाला, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक विशाल शक्ति के बदला है। चंद्रगुप्त प्रथम जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। प्रोफेसर आर एस शर्मा के अनुसार गुप्त शासक वैश्व बनिया थे, मतलब ऐसा मानते वो बनिया थे। क्षत्रिय कुल में विवाह के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, ऐसा मानते इतिहासकार मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम महान शासक थे, जिन्होंने 319-335 तक शासन किया। वे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, एग्जाम में आएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये बात याद रख लेना। वे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि उनके शासनकाल में गुप्त वंश शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। उन्होंने राजनीति और सैन्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार किए, जिनसे गुप्त काल में स्वर्ण युग का आरंभ हुआ।
तो ये बात याद रखना। रामगुप्त को आई थिंक इसी ने हटाया था यार, शायद मुझे ये लग रहा है। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पर विजय किया। भैया ऐसे नहीं भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, याद रखो। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अद्वितीय शक्ति के रूप में भारत के अधिकांश लोगों पर राजनीति का एकीकरण। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। सारे सारे बड़े युद्ध जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ या अश्वयज्ञ किया। विदेशी विदेशी राज्यों के कई शासक जैसे शक और कुषाण राजाओं को समुद्रगुप्त ने वर्चस्व को स्वीकारा और उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान की। तो कुल मिलाकर कुषाण राजाओं ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को, मतलब उनके पावर को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनके अधीन रहकर ही बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त ने एक आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने क्षत्रप वंश के रुद्र सिंह तृतीय को हराया, बिल्कुल रुद्र सिंह तृतीय को हराया, गुजरात में अपना साम्राज्य कायम किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रख लेना, गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली और महान शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसके काल को किसके काल के इतिहास को स्वर्ण युग काल कहा गया गुप्त वंश में। तो ये याद, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि ये दौरान इसी इसी में हुआ क्या था कि भैया कला का विकास हुआ। क्या हुआ? कला का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ और प्रशासन, ये सब जितने भी थे वो सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन्होंने अपने कुशल सैन्य अभियान, कूटनीति और प्रशासनिक क्षमता से गुप्त साम्राज्य को भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम की बात करें, कुमारगुप्त प्रथम ने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय 415 में सत्ता प्राप्त करी चंद्रगुप्त द्वितीय से। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के महान शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र थे, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कौन? कुमारगुप्त। लगभग 40 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। उनके शासनकाल गुप्त वंश के स्वर्ण युग का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें कला, शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन का अत्यधिक विकास हुआ। उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्थापित मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। उनके शासनकाल बाहरी आक्रमणों और विद्रोह से भरा रहा, लेकिन कुशलता से इनका सामना करने में सफल रहे। मतलब ठीक है, बाहरी आक्रमण, क्षेत्रीय भैया राज्यों का उदय होना और कहीं ना कहीं युद्ध होना, तो इसको अच्छे से इन्होंने हैंडल कर लिया, बढ़िया मस्त तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। ये एक तरह से गुप्त राज्य वंश के एक ऐसे अंतिम राजा थे। इनके बाद जो है ना, वो जो गुप्ता डायनेस्टी था, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होता गया। वो कम से कम वो पूरी तरह से कोलैप्स होने लगा, पतन होने लगा। ये बातें आप याद रख लेना। उसने कुमार आदित्य की उपाधि धारण की। तो स्कंदगुप्त ने सबसे पहले उपाधि कौन सी धारण की भैया? कुमार आदित्य उपाधि धारण की। 455 से 467, मतलब 12 वर्षों तक उन्होंने रूल किया। उसने हुणों को पराजित किया। तो हुण को पराजित करने वाला राजा एकमात्र स्कंदगुप्त था भैया। स्कंदगुप्त राजवंश सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक था। वो सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र और 455 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के राजा बने। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। मतलब उनके टाइम में आंतरिक विद्रोह तो हो ही रहा था, देश के अंदर तो विद्रोह चल ही रहा था, साथ में वो बाहर, मतलब विदेशों जो विदेशी आक्रमण थे उनको भी वो सफलतापूर्वक सामना करते थे भी। विशेष रूप से उन्होंने हुणों पर आक्रमण को विफल कर दिया और भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। हालांकि उनके शासनकाल में अंत में आर्थिक संकट और प्रशासनिक कमजोरी के कारण गुप्त साम्राज्य पतन शुरू हो गया, क्योंकि भैया युद्ध बहुत ज्यादा, आंतरिक विद्रोह, बाहरी विद्रोह, विदेशी आक्रमण, इन सब में धन बहुत ज्यादा लगता है। और जब आर्थिक संकट आती है इसी कारण की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप जो जो कोई भी डायनेस्टी हो, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात याद रखिए। गुप्त साम्राज्य का आखिरकार पतन देख लेते हैं। 319 से 550 तक, जो भारतीय इतिहास का एक महान राजवंश था, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और प्रशासनिक व्यवस्था में अपार उन्नति हुई। लेकिन 5वीं शताब्दी के मध्य से गुप्त साम्राज्य में धीरे 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 कमजोरी आने लग गई और अंततः
छठी शताब्दी के मध्य तक इसका पतन हो गया। पतन होने का कुछ कारण है, जैसे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे, जिन्हें हम अभी नीचे देखते हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य से मध्य एशिया से हुनों का आक्रमण बढ़ने लगा। धीरे-धीरे अब आखिरकार पतन क्या, ऐसे खत्म कैसे हो गए गुप्त साम्राज्य? तो सबसे पहले भैया मध्य एशिया से हुनों का आक्रमण आ रहा था, तो स्कंदगुप्त उसमें ज़्यादा बिज़ी थे। अपने साम्राज्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे अच्छे से, और सारा जो पैसा है वो सारा धन दौलत वहीं खर्चा हो रहा है। भले ही आक्रमणों को डटकर मुकाबला किया, उन्हें पराजित किया, उन्हें सभी साम्राज्य आर्थिक स्थिति कमजोर हो। ठीक है, आपने पराजित किया भैया, पैसा तो खर्च होता है ना, तो इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। स्कंदगुप्त के बाद आने वाला शासक हुनों के आक्रमण को रोकने में असफल रहे। मतलब जब बेचारे स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई या उसके राजा ना बनने के बाद कोई राजा जो है वो हुण के सामने टिक नहीं पाए, जिससे गुप्त साम्राज्य का कमजोर होता चला गया। और 500 ईस्वी के बाद 500 ईस्वी के बाद हुणों ने मालवा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। एक समय ये था कि भैया स्कंदगुप्त के समय हुण आते नहीं थे, लेकिन अब स्कंदगुप्त है नहीं तो भैया हुणों ने क्या कर दिया, मालवा, पंजाब और राजस्थान कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। प्रारंभ गुप्त शासकों ने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली अपनाई। एक मिनट, वेट करना। ओके। प्रारंभ में गुप्त शासकों ने एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली अपनाई, जिनके बाद लेकिन बाद के शासकों ने इसे संभालने की असमर्थता दिखाई। स्टार्टिंग में अच्छे खासे राजा थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, लेकिन बाद वाले जो राजा है ना, बहुत ही ज्यादा वो असमर्थ थे, अयोग्य थे। ठीक है, तो ये भी एक पतन का मुख्य कारण बना। हुणों के आक्रमणों और लगातार युद्ध के कारण खजाने में भारी बोझ पड़ा, इसलिए आर्थिक संकट भी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। गुप्त साम्राज्य अत्यधिक विशाल हो गया, जिससे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। मालवा, बंगाल, कश्मीर, दक्कन में नए राजवंश का उदय होने लगा और गुप्त शासन की चुनौती देने लगा। भैया बाहरी लोग तो थे ही, साथ में अपने लोग भी थे कुछ, जैसे मालवा, बंगाल, कश्मीर, छोटे छोटे राजा थे ना, राज्य के छोटे छोटे, एक तरह से रीजनल पावर एक तरह से उभार हुआ, राइज हुआ, उससे भी लड़ाई करनी है, उसकी भी चुनौती आने लग गई। जब छोटे मोटे राज्यों को पता लगने लगा, आसपास के राज्यों के, कि भैया गुप्त वंश के जो राजा है वो एकदम अयोग्य हैं, तो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने लगे छोटे छोटे राज्य। गुप्त काल के बाद भारतीय समाज में जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव बढ़ने लगा। गुप्त काल के बाद धीरे धीरे समाज में भेदभाव बढ़ने लगा, जाति प्रथा बढ़ने लगी, समाज में अस्थिरता बढ़ी, जिससे प्रशासन कमजोर हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने से सांस्कृतिक एकता भी कमजोर हो गई। गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के फायदा उठाकर वाकाटक, मौखरी और गुप्तों के अन्य विरोधी शक्तिशाली हो गए। जो गुप्त साम्राज्य को इतना कमजोर देख के, वही वाली बात हो गई भाई, कमजोर देख के तो कोई भी इसका फायदा उठाएगा ना। तो जो वाकाटक है, वाकाटक वंश, मौखरी और उसके बाद गुप्तों के अन्य विरोधी जो थे, वो अपने आप को शक्तिशाली बढ़ाने के होड़ में जुट गए, मतलब उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमा लिया। हुणों की शक्ति बढ़ने के बाद उत्तर भारत में धीरे धीरे कौन आ गए, हुण लोग आ गए। कई छोटे छोटे राजाओं ने गुप्त साम्राज्यों की जगह नए राज्यों की स्थापित कर ली। कई कई छोटे राज्य थे जो कि गुप्त साम्राज्य के अधीन आते थे, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य को हटाकर वहां एक तरह से अपने राज्य की स्थापना या फिर अपने वंश की स्थापना कर ली। तो चैप्टर में इतना ही था। कैसा लगा आपको? लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।